सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है। तो ये इसी तरीके से ये जो मुशायरा, ये जो कुछ लाइंस ये बताई गई हैं, एक अलग ही हौसला इंसान के अंदर आता है। लेकिन उस हौसले को जगाने के लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है जो कि हमें दूसरों के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित करें। कुछ इसी प्रकार से लोगों के लिए प्रेरणादायक बन के सामने आ रहे हैं शिव कुमार जी, जिनको आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी उन्होंने एक जो अभ्यास जिसको कहते हैं, अपने आप को फिट रखने का जो मंत्र है उसको नहीं वो भूले। और मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आप भी उनको देख के कुछ सीखिए। तो जरूर आप उनको एक बार जरूर देखिए कि किस तरीके से वो योगा अभ्यास करके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को उन्होंने अपनाया है जिनकी तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो जरूर हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। शाइनिंग स्टार मीडिया देखने वाले सभी देशवासियों को पंकज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम माता वैष्णो देवी जी को तो आप जानते ही हैं कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उनके आधार शिविर कटरा में हम मौजूद हैं, जो कि जब माता वैष्णो देवी जी का नाम आता है तो उनके साथ जब कटरा का नाम जुड़ता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये नाम लेने वाला भी धन्य हो जाता है और यहाँ पे रहने वाले लोग भी धन्य। और आज मैं आपको जिस हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ वो अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने सबसे हमारे प्राचीन खेल जो कि मिट्टी की कुश्ती, आज तो सारी दुनिया WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को तो जानती ही है और सब लोग उसको देखते हैं, सराहते हैं। लेकिन इन्होंने स्थानीय नागरिक होने के नाते जो ये अपना दायित्व निभाया है और इस मिट्टी की कुश्ती को एक वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक नया आयाम दिया, नया नाम दिया, और उसको कोई भी नहीं भूल पाएगा। वो कोई और नहीं, शिव कुमार शर्मा जी, जो कि इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उसके साथ ही क्रीड़ा भारती जम्मू एंड कश्मीर के ये प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो आइए लिए चलते हैं शिव जी के पास। शिव कुमार जी, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल शाइनिंग स्टार मीडिया में स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। दुनिया जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहती है कि कहते हैं कि जो एक शुपे रुस्तुम, आपने, कुछ लोग आजकल थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उनको सुर्खियों में रहने की एक उत्तेजना होती है, अंदर से एक पैशन होता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट करें, लोगों को भी पता चले। लेकिन आपने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया और उसके बावजूद आपने दुनिया को एक नया नाम दिया। हमारी जम्मू कश्मीर की प्राचीन कुश्ती, जिसको हम मिट्टी की कुश्ती कहते हैं, उसको भी आपने एक नए आयाम तक पहुंचाया। इसके पीछे क्या विचार था आपका और कैसे ये आपने शुरू किया? शुरू में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पिताजी कटरा के आगे पीछे जो दंगल होते थे वो मुझे दिखाने ले जाते थे। और एक हमारे चाचा जी टीचर थे, जब वो हमें पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद मैं और मेरा जो दूसरा चाचे का लड़का था, हमारा 10 महीने एज का फ़र्क था। वो हमें कहते थे चलो भाई आप कुश्ती करो। हमने जो कपड़े पहने हुए होते थे उसी में हम कुश्ती करते थे। एक जीत जाता था, एक हार जाता था। जो हार जाता था वो कहता था कल मैं मालिश करके आऊँगा, कल मैं बादाम खा के आऊँगा, दूध पी के आऊँगा, कल लड़ूंगा आपसे कुश्ती। वो जो दो चीज़ें थी वो मेरे दिमाग के अंदर बैठ गई
और मैंने ये सोचा कि जो अपना शरीर है ये तंदुरुस्त रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि पहलवानों को जब दंगल में देखते थे तो बड़ा मन खुश होता था, उनका शरीर देख के, उनके पट देख के, उनके डौले देख के, छाती देख के, तो मन करता था कि अपना भी जो शरीर है वो अच्छा हो। घर में कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं थी, ना हमारे पिताजी, उनके भाई, मेरे भाई बहनें, कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं था, लेकिन वो मेरे अंदर एक ऐसा शौक पड़ गया। मैंने सोचा कि मैं कुश्ती के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, और वो मेरी शुरुआत ही थी। और पिछले 37 साल मुझे याद है 1983 में पहली दफ़ा कटरा में दंगल हमने करवाया। उस वक़्त पंडित शोभा राम जी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो हमारे प्रधान थे और मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। वो दंगल तब शुरू हुआ। उसके बाद मैं स्टेट टीम में भी आ गया, नेशनल लेवल पे भी आ गया, कटरा का इंटरनेशनल दंगल भी शुरू हो गया। उधर से मेरी वो जो है वो शुरुआत हुई थी, और उसको बड़े जुनून से, बड़े शौक़ से, बड़ी डेडिकेशन से पूरी कोशिश करते हैं कि कुश्ती को और आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं ये हेल्दी रहें, नशों से दूर रहें, और 4 पैसे इनको आमदन भी हो, और इनको कोई ना कोई अच्छा जॉब भी पहलवानी की वजह से मिल जाए। तो बस, और दूसरा ये मन में रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं ये ओलंपिक्स में जाएं, वहाँ से मेडल लाएं, अपने देश का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम जितना ऊंचा कर सकें वो करें। इसी लक्ष्य से मैंने शुरू किया था, और अभी भी इसी लक्ष्य से मैं ये काम कर रहा हूँ। शिव जी, अगर बात करें कि जैसे आज की डेट में आप देखते हैं जैसे कि 10 स्पोर्ट्स चैनल पे रेसलिंग होती है, WWE की हम बात करते हैं, वो एक रिंग में कुश्ती करना, गद्दों पे कुश्ती करना, लेकिन यहाँ पे आपने, जहाँ तक हमने सुना है कि इंटरनेशनल लेवल के जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उनको भी यहाँ पे बुला के आपने मिट्टी की कुश्ती में पार्टिसिपेट करवाया। ये कि एक बहुत बड़ी बात है हमारे राज्य के लिए भी और हमारे देश के लिए भी फ़ख्र की बात है जो आपने स्टेप उठाया। इसके पीछे कितनी कड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ी? ऐसा है कि ये जो मिट्टी की कुश्ती है ये एक नर्सरी होती है, और अगर हम पुराना इतिहास देखें, रामायण महाभारत के टाइम में भी चले जाएं, तब भी ये मल्ल युद्ध के नाम से मशहूर थी। जैसे भीम जी वगैरह, कृष्ण जी, बलराम जी, सब ये मिट्टी की जो कुश्ती है वो ये करते थे। और इस वक्त ये जो मिट्टी की कुश्ती है, बहुत सारी गेमें होती हैं हमारे भारतवर्ष में। अगर 125-150 गेम खेली जाती है, तो क्रिकेट और कुश्ती दोनों एक ऐसे खेल हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं। और कुश्ती तो हमारा अपना खेल है। जब पहली ओलंपिक्स हुई थी तो उसमें जो थी वो कुश्ती थी। और मिट्टी की कुश्ती तो एक ऐसी चीज़ है कि मिट्टी पर खेलने से आदमी की कई स्किन की जो डिजीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। और मिट्टी की कुश्ती पर आदमी ज़्यादा लंबी देर प्रैक्टिस कर सकता है, चोट लगने का डर बहुत कम रहता है। अगर आप गद्दे पर कुश्ती करते हैं, खासकर गर्मियों में, पसीना बहुत जल्दी आ जाता है और आप ज़्यादा देर लंबी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और चोट लगने का भी डर रहता है। जो बच्चे सिर्फ गद्दे पर ही लड़ते हैं, उन्होंने भी गद्दे के साथ साथ मिट्टी पर वो प्रैक्टिस एक टाइम ज़रूर करते हैं, दोनों चीज़ों पर प्रैक्टिस करते हैं। आज तक जितने भी पहलवान ओलंपिक तक जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, कोई भी पहलवान ऐसा नहीं होगा जो मिट्टी पर कुश्ती लड़ा नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि बाहर के पहलवान भी इधर आके मिट्टी पर कुश्ती आपने लड़ाई की, आपने ठीक कहा कि फ़ॉरेन में जितने भी पहलवान हैं वो गद्दे पर ही कुश्ती लड़ते हैं। लेकिन जो कटरा का मिशन दोस्ती इंटरनेशनल दंगल है, जो 2005 में शुरू हुआ था और 2019 तक 15 साल हो गए, वो सारे कंपटीशन हमने मिट्टी पर ही करवाए। और मिट्टी पर जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो आपको जांघिया पहनना पड़ता है, जब आप गद्दे पे लड़ते हैं तो आप एक कस्ट्यूम पहनते हैं जी। तो वो फॉरेन के पहलवान, वो जितने भी हमने जहाँ बुलाए, हम उनको 2-4 दिन पहले बुलाते थे, जहाँ दिल्ली में, जहाँ जो पाकिस्तान से जब आते थे तो अमृतसर में अखाड़े में उनको प्रैक्टिस करवाते थे।
उनके लिए जांघिया सिलवाते थे, फिर वो जांघिया पहन के कुश्ती लड़ते थे। और भारत वर्ष आने के बाद पहली दफ़ा उनके शरीर में जो मिट्टी है वो मिट्टी लगती थी, और जब मिट्टी की वो कुश्ती होती थी तो वो मिट्टी से लथपथ हो जाते थे। और पिछले 15 सालों में जो लास्ट के 2 वर्ष हैं 18-19, उनमें दोनों दफ़ा जो अंग्रेज़ पहलवान हैं वो यहाँ से खिताब जीत के गए हैं। पहले 13 साल तो भारतवर्ष के ही पहलवान जीतते रहे। और इसके साथ साथ अब हमारी कोशिश रहती है कि जब फॉरेन के पहलवान आएँ तो कटरा के साथ हम मथुआर में दंगल होता है जो बाबा जी यशपाल जी करवाते हैं, तो कोशिश रहती है कि ये पहलवान वहाँ भी ले जाएं, इनकी कुश्तियाँ वहाँ भी करवाएं। तो अब थोड़ा बहुत हमारी स्टेट में लोगों को, फॉरेन के पहलवानों को भी कुश्ती लड़ाने का शौक़ आया हुआ है। खर्चा ठीक है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन उनका कुश्ती लड़ने का ढंग बहुत बढ़िया होता है। उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, हमारे बच्चों को पता लगता है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, और बच्चे दिन दिन इससे इम्प्रूव करते हैं। तो शिव जी, यहाँ तक ये हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भी जानना चाहती है कि आज एक बहुत बड़ा आयाम, मैं कहूँ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, भारत में मिट्टी की कुश्ती ने हासिल कर लिया है। और आपने हिंदुस्तान को छोड़ के 15 से 20 कंट्रीज़, जबकि मैं कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ के पहलवानों को कटरा में लाया और नवरात्रा फेस्टिवल का एक, कहते हैं कि उसमें शामिल करके उनको, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पूरे मतलब कि ताम झाम के साथ उनको आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करवाया और यहाँ की लोकप्रियता भी उनको हासिल हुई। तो कितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी आपको किन किन कंट्रियों में जाकर, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस ज़रा साझा करें आप। सबसे पहले जब ये इंटरनेशनल दंगल 2005 में कटरा में पहला इंटरनेशनल दंगल हुआ, हमने देखा कि 2003-04 के बीच हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पाकिस्तान में बस सेवा और रेल सेवा शुरू कर दी। साथ में कुछ हमारे कल्चर के लोग इधर से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इधर आए, कुछ ट्रेड करने वाले लोग, बिजनेस कम्युनिटी के लोग इधर से उधर गए, कुछ जर्नलिस्ट। तो जब ये शुरू हो गया, एक बड़ा अच्छा मैसेज जाना शुरू हो गया, स्टेट सरकार ने भी पूरी मदद की। तब जो हमारी रेसलिंग एसोसिएशन थी, तो जब उसकी मीटिंग चल रही थी तो मैंने ये प्रस्ताव रखा कि जो नवरात्रा फेस्टिवल 2005 का है, हिंदुओं का फेस्टिवल है जो कटरा में होता है, क्यों ना इसमें हम पाकिस्तान के पहलवानों को बुलाएं, मिशन दोस्ती दंगल का नाम रखेंगे। अगर दोनों सरकारें, स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार चाहती है कि पाकिस्तान से ताल्लुक अच्छे हों, तो हम भी कुश्ती के माध्यम से उनसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो प्रस्ताव पास हो गया और हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की टीम कटरा आए। उसके लिए मैं स्टेट सरकार का और सेंट्रल सरकार का बहुत आभारी हूँ। पाकिस्तानी पहलवानों को वीज़ा मिल गया और 2005 में वो पहली दफ़ा कटरा में आए। और ये एक ऐतिहासिक बात थी कि 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 मुल्क बन गए, तो पाकिस्तान के पहलवान 1947 से लेके 2004 तक तकरीबन 58 साल 58 ईयर्स कभी जम्मू कश्मीर में आके कुश्ती नहीं लड़े थे। 2005 में वो पहली दफ़ा जहां आए और उनकी जहां कुश्तियां जो हैं हमने करवाई। 8 साल लगातार पाकिस्तान की ही टीम आती रही, तब हमने दूसरे और किसी मुल्क की टीम को नहीं बुलाया, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब क्रिकेट का मैच पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हो, कुश्ती के मुकाबले हों, कबड्डी का मैच हो, जितना रोमांचक, जितना मज़ा, जितना ऑडियंस, जितना पैसा उसमें होता है, इतना किसी और गेम में या किसी और मुल्क के साथ अगर वो कंपटीशन हो तो बात नहीं बनती। मैंने उस वक्त देखता था कि हमारे जम्मू प्रोविंस छोड़ के कश्मीर के भी कुछ डिस्ट्रिक्टों से कुश्ती प्रेमी कटरा वाले दंगल को देखने आते थे, और जो नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ से भी बड़े लोग इस दंगल को देखने आते थे। 2006 में क्या हुआ कि जब हमने दंगल की डेट रखी, हमने ध्यान नहीं किया, उस दिन उनकी बड़ी ईद थी। जब वो पाकिस्तान से निकलने लगे, उनका वीज़ा हो गया,
तो उनके घर वालों ने कहा कि बड़ी ईद है, आप बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ईद जो है आप अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में मनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी भाइयों से ज़ुबान हो गई है, प्रॉमिस किया हमने उधर ज़रूर जाना है, बाकी ईद हम अपने भाइयों के साथ कटरा में जाके मनाएंगे। और वो जहाँ आए, ईद वाले दिन ही दंगल था और उन्होंने वो दंगल लड़ा। 8 साल जब वो कंटिन्यूस आते रहे, जो टाइटल था 8 साल वो हिंदुस्तान के पहलवानों ने ही जीता। और हिंदुस्तान की जो टीम होती थी वो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग थी। अगर 8 पहलवान पाकिस्तान से आते थे, 2-3 से ज़्यादा पाकिस्तान के पहलवान नहीं जीतते थे, ज़्यादा पहलवान जो होते थे वो हिंदुस्तान के जीतते थे। 8 साल बाद जब 2012 के बाद हालात फिर ख़राब हो गए, दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग शुरू कर दी, हमारे स्टेट में मिलिटेंसी बहुत बढ़ा दी, बड़े उल्टे सीधे काम जो हमारे देश के खिलाफ थे वो करना शुरू कर दिए। तो हमें फिर अच्छा नहीं लगा। हमने कहा कि ऐसे मुल्क को जिसके साथ हमने मिशन दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, उसकी अगर ऐसी नीयत है हमारे प्रति तो इसको हम नहीं बुलाएंगे। तो तब से लेके आज तक हमने 12 के बाद कभी पाकिस्तान की टीम को नहीं बुलाया, क्योंकि फिर वो हमारा दंगल एक इंटरनेशनल हमने शुरू किया था। फिर हमने इंग्लैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, ईरान, इन कंट्रियों के हमने पहलवान फिर बुलाना शुरू किए और वो पहलवान अब तक आ रहे हैं। एक साल ऐसा भी हुआ कि कटरा का जो नवरात्रा फेस्टिवल है, सरकार ने फैसला लिया कि इस दफ़ा नवरात्रा फेस्टिवल नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस साल शायद 2014 था, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, काफ़ी फ्लड आए, काफ़ी स्टेट में नुकसान हुआ। तो सरकार का जो फैसला था, हमने कहा चलो हम छोटा सा दंगल करवा लेंगे, लेकिन दंगल हम करवा लेंगे, चाहे सरकार की तरफ से हमें मदद जो मिलती थी चाहे वो ना मिले। सरकार ने फिर एक कथा का इवेंट होता था वो करवाया और दंगल फिर भी उस साल भी हुआ। और उससे पहले जो जितने भी कटरा में दंगल होते थे वो इंटरनेशनल नहीं होते थे। 1983 के बाद दंगल चलते रहे और कटरा का दंगल एक अपना उसने मकाम, अपना नाम बनाया, जो कि आज पूरे भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी कटरा का कुश्ती की वजह से, आप कभी गूगल में जाएं, कहीं भी कुश्ती के खेल में अगर बात होती है तो कटरा का एक ऐतिहासिक फेमस एक ऐसा दंगल है जो लोग अच्छी तरह से इसको समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ तक कुश्ती की बात हो रही थी और खेलों की बात हो रही थी, और मैं शिव जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ नारे दिए गए, कुछ स्लोगन्स जो हैं आज भी जब कोई रैलीज निकलती हैं अवेयर करने के लिए लोगों को, तो उसमें वो स्लोगन्स मेन अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये था कि पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और अब बात अगर युवाओं की करें, नशे की करें, कि वर्तमान में हमारा युवा नशे की तरफ काफ़ी हद तक अग्रसर हो रहा है, और एक इस तरह का नशा भी जो मतलब कि नशे को लेके एक स्लोगन बनाया जाना चाहिए कि खेल अपनाओ और नशे से मुक्ति पाओ। कोई इस तरीके से नशे को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को और हमारे स्थानीय युवाओं को? हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले साल कहा था कि फिट इंडिया के हर आदमी जो है वो फिट होना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। वो आदमी तभी तंदुरुस्त रह सकता है, तभी फिट इंडिया हो सकता है। एक तो हम एक्सरसाइज करें, दूसरा हम नशों से दूर रहें। और स्पोर्ट्स में अगर किसी आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसका जो करैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, और उसको नशों से दूर रहना चाहिए, और उसको एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। जब भी हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जब भी बच्चों को समझाते हैं, और पूरी हमारी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा कोई नशा करेगा उसको हम जहाँ भी वो हमारे संपर्क में होगा उसको हम अपने संपर्क से बाहर कर देते हैं, और उनको मना है, ना वो हमारी टीम के साथ जा सकता है, ना वो हमारे कैंप में रह सकता है,
और बच्चों को हम बताते हैं कि नशे करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब भी हमारी कोई बातचीत होती है, हम ये बात उनको भी बताते हैं कि नशा बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं, बच्चों को नशों से हमने निकालना है, ये हमारा फ्यूचर है, जैसे भी उसके ऊपर सख्ती से निपटा जाए तभी जो है बच्चे जो हैं वो नशा नहीं करेंगे। जो बच्चे नशा नहीं करेंगे वही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। सरकार की तरफ से तो अब डोप टेस्ट भी होता है। जो बच्चे नशा करते हैं, अगर उन्होंने किसी वजह से नशा करके कोई गलत काम करके मेडल ले भी लिया तो उनका जो मेडल है वो वापस भी हो जाता है। सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पूरा सहयोग कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो है वो हमारा भारतवर्ष रहे। पीछे हमारी सरकार ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके साथ हमने एक स्लोगन और जोड़ा कि बेटी खिलाओ। हमने जो कटरा में दंगल होते हैं या कहीं भी दंगल होते हैं तो हमने जो हमारी बच्चियां हैं उनको भी कुश्ती के क्षेत्र में लाया है कि बच्चियां अगर और किसी क्षेत्र में अगर पीछे नहीं रह सकती तो कुश्ती में क्यों हैं। तो अब हमारी बच्चियां जो कटरा में इंटरनेशनल दंगल होता है, हमारी बच्चियां जो नामी पहलवान हैं जो इंडिया की, वो भी इसमें आती हैं, वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। मैं जब भी नए नए बच्चों को मिलता हूँ, टैलेंट हंट करता हूँ, टैलेंट ढूंढते हैं कि बच्चों को कुश्ती में डाला जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में भी जब 3 साल रहा, वहाँ भी हमारा ये प्रयास था और हम सब बच्चों को कहते थे कि अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई भी बच्चा किसी गेम को खेलना चाहता है, उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या घर के उसके कुछ हालात ऐसे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, खेलना चाहता है, तो हम उसकी मदद करेंगे। ये मैंने रेडियो में भी, टीवी में भी और जब भी कहीं जाता था तो ये बात कहता था। जैसे 2 साल पहले हमारा एक लड़का था बसंतगढ़ का, बहुत अच्छा लड़का था, उसकी मर्जी थी कि मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिले, मैं बाहर किसी एकेडमी में जाऊं। पानीपत के पास जोगेश्वर दत्त की रेसलिंग एकेडमी है, जहां तकरीबन 150-200 बच्चा रहता है, वहीं रहते हैं बच्चे और वहां प्रैक्टिस करते हैं। तो हम फिर उस बच्चे को वहाँ जाके, मैं खुद गया, 3 दफ़ा गया, मैं उसको वहाँ छोड़ आया, हर महीने उसको जाके मिलता था। 3-4 महीने वो वहाँ रहा, उसने अच्छी प्रैक्टिस की। उसका नाम बबलू है, वो बसंतगढ़ का रहने वाला है और आज वो हमारे जम्मू कश्मीर का अच्छा खिलाड़ी है। इस तरह से हम सब बाकी भी बच्चों को जिनका भी कुश्ती में रुचि है, अगर किसी और भी गेम में हो, जो हम उसके लिए हेल्प कर सकते हों, गाइड कर सकते हों, कुछ भी कर सकते हो। मैं तो पिछले साल कई स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, वहाँ जाके भी मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर अवेयरनेस कैंप लगाए। उधर भी मैंने बच्चों को कहा कि आप स्पोर्ट्स में आगे आओ, किसी किस्म की आपको मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कहीं बाहर जाना है, कोई आपके साथ भेदभाव होता है, सिलेक्शन में होता है। मैं काउंसिल में रहा हूँ, मेरी सारी एसोसिएशनों से, सारे स्पोर्ट्स के लोगों से मेरी जान पहचान है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरी स्टेट का बच्चा अपना नाम रोशन करे। हम हर वक्त तैयार हैं, मेरा आप नंबर नोट करो और जब भी चाहो मुझे मिलो, संपर्क करो, जो भी हम आपकी मदद हो सके किसी भी खेल में। कुश्ती छोड़ के अगर आप किसी और भी खेल में हैं, कई बच्चे दूसरे खेलों के भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनको कभी भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो मेरे से संपर्क करते हैं, गाइडेंस करते हैं और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से जो भी उनकी मदद हो सके उनकी मदद करते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। अगर बच्चे हमारे मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, हमारा देश और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो शिव जी, हम आपसे इसके साथ ही ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी और सबके लिए, कि एक जो आपने सपना देखा था, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली में कोई सपोर्ट भी नहीं थी, कोई बैक नहीं थी, उसके बावजूद आपने एक इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और उस स्टेप को आप पूरा करने में कामयाब भी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जब आप अपने आप को आप इस लेवल पे देखते हैं और भी जो लोगों में यहाँ पे मिट्टी की कुश्ती को लेके लोकप्रियता जो अंदर आई है और उसको बढ़ावा देने के लिए जो जोश अंदर आपने भरा है,
तो कैसा महसूस होता है आपको आज की डेट में? एक तो जब मिलिटेंसी हमारी स्टेट में पीक पर थी, जब पंजाब में थी, तो उस वक्त दंगल वगैरह तकरीबन यहाँ बंद हो गए थे, और हमारी जब कोशिश जारी रही तो दंगल दोबारा शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग घरों के बाहर नहीं निकलते थे, या घर शाम को जल्दी ही घर अंदर चले जाते थे, तो वो लोगों का बाहर आना शुरू हो गया। परेशानियां तो होती हैं, लेकिन इस गेम को अडाप्ट करने से मुझे 2-3 किस्म की खुशी भी बड़ी महसूस होती थी। एक तो मेरा तंदुरुस्त पहलवानों के साथ उठना बैठना रहता था, जिससे मैं भी तंदुरुस्त ही हूँ अभी तक। माता रानी की वजह कृपा से कोई बीमारी वगैरह मुझे नहीं है, और जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, मुझे यकीन है कि मैं उनके साथ अभी चल सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। दूसरा, इज्जत मान काफ़ी समाज के अंदर मिली, और ये एक अपना देसी हमारा लोकल खेल था, हमारी विरासत थी, इसको हमने आगे बढ़ाया। ट्रेडिशनल हमारा खेल था। बड़ा मन खुश हुआ कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारे बुजुर्ग, और जो ऐसा खेल था जो गांव में खेला जाता था और जो गांव वालों की पसंद होती थी। गांव में और कोई खेल ना के बराबर ही खेला जाता है, और जो गांव के बच्चे हैं मैक्सिमम वो इसी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको इसमें जाब मिल जाएं, वो 4 पैसे कमा लें, तंदुरुस्त हो जाएं, नशों से बच जाएं। ये जो सारी चीज़ें थी, तो इसमें मुझे लगता था कि उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, और कम से कम ऐसे तो 365 दिन साल में रहता है, और तकरीबन 200-250 दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई दिन कहीं ना कहीं दंगल होता है। लेकिन 100-125 दिन ऐसा भी होता है कि जिन दंगलों में मैं भी जाता हूँ, और कुछ ना कुछ वहाँ जाके किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि वो दंगल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे हों। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान के टीम के मैनेजर कटरा अखाड़ा में खड़े हुए थे, उनके साथ ही उस वक्त चीफ साहब हमारे स्पोर्ट्स मंत्री थे, और जोगेश्वर दत्त उसी साल ओलंपिक में मेडल लेके आया था। तो जब हमने उसका स्वागत किया, तो उसने कहा, शिव जी मुझे बहुत पैसे मिले, सरकार की तरफ से भी बड़ी मेरा हानर किया गया, बड़ा इज्जत मान किया गया। जो इज्जत मान आपने दिया है, वो इज्जत मान ऐसे था कि जब वो खाड़े में हमने उसको खड़ा किया था, जोगेश्वर दत्त को, जो हेलीकॉप्टर है वो खाड़े के ऊपर खड़ा था, और हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा जो है वो उसके ऊपर कर रहा था। चीफ साहब जो हमारे उस वक्त स्पोर्ट्स मंत्री थे, वो उसको उस वक्त प्राइड ऑफ इंडिया का टाइटल जो है ओलंपियन मेडलिस्ट, उसके गले में डलवा रहे थे। उसको गदा दिया उन्होंने, उसको ट्रॉफी दी, उसको 51,000 रुपये का चेक दिया, उसको माता की चुन्नी पहनाई। वो माता की चुन्नी पहन के बहुत खुश हुआ कि माता ने ये मुझे प्रसाद दिया है। तो इस तरह के भी मौके आते हैं। तो इस तरह एक दफ़ा सुशील कुमार जी जो है ओलंपियन है, उनको भी जहाँ बुलाया गया, उनका भी इसी तरह स्वागत किया गया। तो इस लेवल के स्तर के पहलवान जो ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल लाए हों, वो कटरा में कंपटीशन में आएँ और उनका यहाँ स्वागत हो। और लोग तो यही कुछ तो चाहते हैं कि इस लेवल के अगर लड़के आते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनको देख के उनका भी मन करता है कि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ें। हमारे चैन सिंह जी हैं एक शूटर, जो भद्रवाह के रहने वाले हैं। एक दफ़ा हमने थोड़े साल पहले उनको भी जहां बुलाया, उनका भी जहां इज्जत मान किया। तो ये एक कोशिश रहती है। ऐसे ही जैसे मैं कीड़ा भारती से जुड़ा हूं, तो कीड़ा भारती एक ऐसा संगठन है जो खेलों के प्रति बड़ी चिंता करता है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चेतन चौहान जी जो कैबिनेट मंत्री यूपी हैं, वो हैं। पिछले दिनों हमने नवंबर में उनको जम्मू में बुलाया था। जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की इज्जत मान हानर तो पूरी दुनिया में हर देश में बहुत किया जाता है, लेकिन जो उनके माता पिता होते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया होता है, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा होता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे शौक छोड़ के उन बच्चों को इंटरनेशनल बनाने तक इतना बड़ा रोल रहता है, उन माता पिता को कोई नहीं जानता। हमारा एक कार्यक्रम रहता है, उन माताओं को पिताओं को हम बुलाते हैं, और वो फंक्शन हमने जम्मू में नवंबर में किया था। चेतन चौहान जी उसमें चीफ गेस्ट थे। जब बच्चों के खिलाड़ियों के माता पिता आए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने
हमें हमारे बच्चे की वजह से हमें सम्मानित किया है। उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमको भी बड़ा अच्छा लगा। उसको हम कहते हैं जीजाबाई पुरस्कार। जीजाबाई जो थी वो माता थी, शिवाजी की माता थी, उनके नाम पर ये जो पुरस्कार है ये शुरू किया गया है। पूरे भारतवर्ष में जो क्रीड़ा भारती संगठन है वो उन खिलाड़ियों को, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों के माता पिता को सम्मान करने के लिए कार्य कर रहा है। सरकार की तरफ से कुछ साल पहले एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो हमारी एसोसिएशन है JNK इंडियन साइड रेसलिंग एसोसिएशन, उसने इसमें थोड़ा और इजाफा कर दिया। हमने अब नारा दिया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ, बेटी को खिलाड़ी बनाओ। उसके तहत चलते हुए ऐसे तो हम बच्चियों की कुश्तियाँ 12-15 साल पहले भी कटरा में करवा चुके हैं, लेकिन ये नारा आने के बाद अब हम रेगुलर हर साल जब कटरा का जो इंटरनेशनल दंगल होता है, वहाँ जो हिंदुस्तान की हमारी नामी रेसलर हैं, मेडलिस्ट हैं, उनको जहाँ बुलाया जाता है और उनकी जो जहाँ कुश्तियाँ हैं वो करवाई जाती हैं। और हम ये भी कहते हैं, जय खेल जय खिलाड़ी, कि जो खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए हम जय बोलते हैं। और सबको ये कहते हैं कि आप जो हमारा मिशन है इसके साथ आप हमारे साथ करो, हमें सपोर्ट करो और हमें हर तरफ से सहयोग मिलता है। मैं हर आदमी का, हर बंदे का बहुत धन्यवादी हूँ। जो भी लोग हमें सहयोग देते हैं, चाहे वो पैसों से देते हैं, चाहे वो पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे वो देखने आते हैं। जय खेल जय खिलाड़ी, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं शिव जी के साथ हमारी बात जारी है। तो कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो उनके भी दर्शन हो जाते हैं। बस नियत साफ होनी चाहिए और दिल में उस चीज को पाने के प्रति एक सच्ची शुद्धता और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया और क्या क्या इन्होंने फेस किया वो भी आपने देखा कि एक स्पोर्ट्स के माध्यम से एक दोस्ती का हाथ, वो भी पाकिस्तान की तरफ, और भी जो देशों को इन्होंने जोड़ा। तो ये एक हम सबके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है और हमें इसे अपनाना भी चाहिए, और ताकि हम और भी लोगों को एक इस मैसेज के माध्यम से और दुनिया में एक अच्छा मैसेज फैला सकें। तो शिव जी हमें ये बताइए कि जैसे आपने, मैं अभी बात कर रहा था कि मिट्टी की कुश्ती को एक बहुत बड़ा आयाम दिया, आपने बहुत इसके पीछे स्ट्रगल किया है और आज भी जो जारी है, और इसको लेके आप हमारे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं इन सब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए JNK स्पोर्ट्स काउंसिल और जू सस्पेंस स्पोर्ट्स 2 डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से बने हुए हैं। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा टूरिज्म, JNK पुलिस, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका भरपूर NHPCC, JNK बैंक, इनका भरपूर सहयोग रहता है। हमने देखा है कि हमारे जितने भी कंपटीशन होते हैं, जब भी हम इनके पास जाते हैं तो ये पूरा हमें सहयोग करते हैं। और ये बात साफ है, जैसे किसी बेल को आगे बढ़ने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत होती है, इसी तरह से किसी भी एसोसिएशन को आगे बढ़ने के लिए सरकार की बड़ी ज़रूरत रहती है। मैं जानता हूँ, मैं काउंसिल में भी, स्पोर्ट्स काउंसिल में भी फार्मर जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। हमारी स्टेट का बजट जो है बहुत कम बजट था, 2 करोड़ रुपए का सारा बजट था, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र का 500 रुपये का सालाना स्पोर्ट्स का बजट है। जिस वजह से हम अपनी खेलों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ की जो जनता है, जहाँ के जो लोग हैं, कुश्ती के प्रति उनके खून की एक एक बूंद में कुश्ती के प्रति इतना प्यार और इतना जुनून है, समय भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कुश्ती के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो करते हैं, क्योंकि उनको बुजुर्गों ने उनको संस्कार दिए हैं और उनको पता है कि जिस गांव में दंगल होगा, जिसको वो छिंज कहते हैं,
उस गांव में फसल टाइम पर होगा, बारिश टाइम पर होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, माल मवेशी बीमार नहीं होंगे। गरीब से गरीब आदमी भी जो नरेगा में दिहाड़ी लगाने वाला है, वो भी जब उनके गांव में दंगल शिंज होती है, वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है। और ऐसी मिसालें हमने कई गांव में देखी हैं कि जहां दंगल बंद पड़े थे, जब हमने वहां शुरू करवाए, वहां मौसम बिल्कुल ठीक रहा, उन लोगों की फसलें ठीक हुई और उन लोगों का जो माल मवेशी था वो भी तंदुरुस्त रहा, खुद भी तंदुरुस्त रहे। तो ये जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना है। और कई दंगलों के अंदर हमने ये भी देखा है, हमारी माताएं, हमारी बहनें आके खाड़े को मत्था टेकती हैं। वो इसलिए आके टेकती हैं, हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते थे, इतिहास भी बताता है कि जहाँ दंगल होता है वहाँ भगवान कृष्ण जी का फेरा होता है, भगवान कृष्ण जी वहाँ आते हैं। तो हमारी माताएं, बहनें, हमारी बच्चियाँ वहाँ जब आती हैं, वो मन्नत मानती हैं कि मेरे घर अगर लड़का होगा तो मैं अगले साल उस बच्चे को लेके इस खाड़े में आऊँगी। ऐसा ही होता है, जब अगले साल उसके घर बच्चा होता है, वो बच्चे के लेके आती हैं, बच्चे को किसी पहलवान की गोद में देती हैं, पहलवान पूरे खाड़े का उसको चक्कर करवाता है, जो मिट्टी है, मिट्टी से उस बच्चे को तिलक करता है, प्यार करता है, लोरी देता है। फिर वो हमारी बहनें, बच्चियाँ उस पहलवान को अपनी खुशी से फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कुछ नगद राशि जो है वो देती हैं। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इससे जुड़ी हैं। और कुश्ती खाली एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, कुश्ती डेवलपमेंट से भी जुड़ी है। जैसे मैं आप शिवखोड़ी की आपको बात बताऊं, शिवखोड़ी जो पौनी के अंदर है, वहाँ एक दफ़ा दंगल हो रहा था, तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कोंकण रेलवे के एमडी विनोद जी थे। हमने उनको कहा कि जहाँ जो शिवरात्रि की यात्रा होती है, जहाँ बड़ा रश रहता है, एक टनल है, एक टनल से लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं, दूसरा टनल होना चाहिए। आप टनलिंग के एक्सपर्ट हैं, आप रेलवे के इतने इतने बड़े टनल बना रहे हैं। जो श्रीधरन, जो इंडिया के टनलों के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, वो आपके गुरु हैं। कृपा करके जहाँ भी एक टनल बनाएं, ताकि जो भी शिवखोड़ी में आए, जहाँ शिवरात्रि पर आए, वो दर्शन करके जाए। और ऑक्सीजन की अंदर बड़ी कमी रहती है। हमारी माताओं बहनों के साथ सलूक कई दफ़ा अच्छा नहीं होता है। उन्होंने हमारी बात मान ली और 2-3 साल के अंदर ही वहाँ टनल बन गया, दूसरी गुफा बन गई। अब एक गुफा जाने को रखी है, एक गुफा आने को है। अगर दोनों तरफ से कोई नई गुफा से जाना चाहता है, नई गुफा से जा सकता है। आज कितनी यात्रा बढ़ गई है, यात्रा बढ़ने से वहाँ लोगों का कितना कारोबार जो है वो बढ़ गया है। तो इसलिए ये जो कुश्ती है खाली एक एंटरटेनमेंट और भाईचारे का नहीं है। आप देखोगे कि दंगल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी जो है इसके अंदर कुश्ती लड़ता है, बिना जात पात के समझे बिना। कोई नहीं देखता कि इसकी जात क्या है, इसका धर्म क्या है। खाड़े के अंदर आते हैं, आते ही हाथ मिलाते हैं, कुश्ती शुरू करते हैं। जब कुश्ती लड़के जाते हैं फिर गले लगते हैं एक दूसरे के साथ, फिर बाहर जाते हैं। और कितने ही बच्चों को हमारे जॉब भी मिले हैं, चाहे वो JNK पुलिस में गए हों, चाहे आर्मी में गए हों। और कई बच्चे इसकी कमाई से, कुश्तियाँ करने से अपना जो घर परिवार है वो भी चला रहे हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कटरा से शिव कुमार शर्मा जी। इनको आपने सुना और कुछ ऐसी नई नई बातें भी इनसे सीखने को मिली कि जो हर एक इंसान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ पंकज शर्मा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।